हेलो एवरीवन, क्लास 10th कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। किस तरीके से हम अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं, हमारे जो स्पेशल ऑर्गन है वो कैसे हमें कंट्रोल करते हैं, और किस तरीके से दूसरे ऑर्गन को काम संचालन के लिए, रेगुलेशन के लिए हमारे बॉडी के पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सारा चीज़ अपन लोग इस चैप्टर में या इस सेशन पे कवर करेंगे। ओके, देखिए, सो यू कैन ज्वाइन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर वेबसाइट। ओके, लेट्स लुक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7। ओके, तो इसमें ज़्यादातर अपन लोग हार्मोन सिस्टम पढ़ते हैं, दिमाग दैट मीन्स ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं, और क्या है, मूवमेंट पढ़ते हैं प्लांट में, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम का हिस्सा। ओके, हाँ, मेरे ख्याल से इतना ही है इस वाले चैप्टर पे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, स्टिमुली क्या है इसको अपन लोग समझ लें, तब ज़्यादा हमें चीज़ें समझ में आएंगे, और अपन लोग रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। देखिए, द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स आर कॉल्ड द स्टिमुलिस। ओके, मतलब वो सारा चेंज जो कि एनवायरनमेंट में हो रहा है, जिसका लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देते हैं। कैसे? सिंपल से एग्जांपल, रेनी सीजन कंप्लीट होने के बाद ठंडी का सीजन आता है, जिसको आप लोग विंटर कहते हो। जैसे ही ठंडी आया, चेंज कहाँ हुआ? एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में कमी आई, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये रिस्पॉन्स करता है एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस का। कैसे रिस्पॉन्स करता है? मोटे मोटे स्वेटर पहनता है, ताकि उनको जो बाहर में चेंजेस आए हैं वो उसको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुली। ओके, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, हीट मतलब गर्मियों का सीजन, गर्मियों के सीजन पे टेम्परेचर ज़्यादा रहती है और अपन लोग स्वेटर नहीं पहनते। कोल्ड, स्वेटर पहनते हैं। साउंड में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? कोई हमें आवाज़ देता है तो हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई वी आर व्हाट बेटा, साउंड इज आल्सो वन काइंड ऑफ द स्टिमुलस। ओके, स्मेल का अपन लोग रिस्पॉन्स करते हैं, टेस्ट का, टच का, प्रेशर का, ग्रेविटी, प्रेशर ग्रेविटी का, वाटर का आदि। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी मूवमेंट। ओके, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें जीवन होता है, वह इन सारे स्टिमुलस का किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं? अपने बॉडी मूवमेंट के तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे? आपकी मम्मी बोला कि संदीप यहाँ आओ, आप वहाँ से चलकर यहाँ आओगे। चेंज क्या है? एनवायरनमेंट में साउंड में चेंज आया, आपने रिस्पॉन्स किया, वहाँ से शिफ्ट होकर के आप मम्मी के पास आते हो, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। ओके, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन पे क्या है? फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस मैनी ऑर्गन इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। ओके, अब समझिए कोऑर्डिनेशन क्या है। एनवायरनमेंट में जितने भी तरीके के स्टिमुलस या चेंजेस आए, उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं, और उस रिस्पॉन्स को करने के लिए हमारे बॉडी के बहुत सारे बॉडी ऑर्गन साथ साथ काम करने लगते हैं, जिसको अपन लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कैसे? सपोज वही वाला एग्जाम्पल लें कि संदीप यहाँ आओ किचन रूम में, ये आपकी मम्मी ने आपको चिल्लाई। ओके, तो जो संदीप है उसका कान, बॉडी ऑर्गन काम करेगा, सुना। नर्वस सिस्टम काम करेगा, ताकि सुने हुए इंफॉर्मेशन को ब्रेन को सेंड किया। ब्रेन काम करेगा कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब ऑर्डर जारी कर रहा है वर्किंग ऑर्गन को, पैरों को। पैर काम करेगा, जिसकी वजह से वो चल के आ रहा है। ओके, तो ये बहुत सारे बॉडी ऑर्गन जब साथ साथ काम करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वर्किंग टुगेदर ऑफ अ वेरियस ऑर्गन इन अ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। तो जो बॉडी के अलग अलग हिस्से एक साथ काम करने लगते हैं ताकि अपन लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स कर पाएँ, इसी को अपन लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन एनिमल कंट्रोल and coordination is done by the nervous system and endocrine system। तो जो एनिमल है उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है दो हिस्सों के थ्रू, दो चीज़ों की मदद से। एक होता है आपका नर्वस सिस्टम की मदद से आप ये कंप्लीट करते हो, और दूसरा आप एंडोक्राइन
सिस्टम के थ्रू ये काम करते हो, दो चीज़ें की वजह से, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या है, प्लांट के केसेस पर क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये भी काम करते हैं, प्लांट में भी काम करते हैं, पर उनके में तो किसी तरीके से कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं। फिर देखिए केमिकल सब्सटेंट के थ्रू काम करता है जिसको कि आप लोग हार्मोन्स बोलते हो और फाइटो हार्मोन्स बोलते हो। दैट मीन्स प्लांट में यदि कोई रिस्पॉन्स कर रहा है कोई प्लांट तो वो केमिकल चेंजेस की वजह से कर रहा है, तो वो आपके हो सकते हैं प्लांट हार्मोन्स की वजह से केमिकल चेंजेस और फाइटो हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल की बात करते हैं। तो सबसे पहले एनिमल की बात करते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन को अंजाम देता है। देखिए इन एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल में हमने अभी बात किया कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करने के यदि 100% कॉन्ट्रीब्यूशन किसी को ज़्यादा तो वो आपके नर्वस सिस्टम है और दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम पे आपके आ जाते हैं बच्चों ऐसे ग्लैंड जहाँ से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, द नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द ब्रेन। अब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है। नर्वस सिस्टम होता क्या है, सपोज मैं आपको ईजी एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपकी बॉडी के किसी हिस्से में खुजली हुई, सपोज यहाँ, आपको कैसे पता, ये आपके नर्वस सिस्टम की वजह से आपको पता चलता है। अब ये नर्वस सिस्टम, इसी नर्वस सिस्टम के बारे में पता करने वाले हैं कि ये खुजली हुई तो हमें कैसे पता चला, उसी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए तो आपके नर्वस सिस्टम पे 3 इंपॉर्टेंट हिस्से शामिल रहते हैं, आपका दिमाग दैट मीन्स ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड दैट इज दिस वन, और थर्ड रहता है आपका नर्वस सिस्टम जो कि पूरी जाल आपके बॉडी में फैली हुई है। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर का मतलब होता है ये इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस वाले इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए आर द सेंस ऑर्गन, जो रिसेप्टर होते हैं वह आपके एक तरीके के सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन में आपके कौन कौन शामिल है बच्चों, आपका आइज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन, दैट इज योर सेंस ऑर्गन। ओके तो सेंस ऑर्गन के थ्रू जो है आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से स्टिमुलस आ रहे हैं और पास द मैसेज, और उसको आप मैसेज को पास कर देते हो थ्रू द टू द ब्रेन, और वह इंफॉर्मेशन जो आपका सेंसरी ऑर्गन के थ्रू कलेक्ट किया गया उसको आप पास कर देते हो ब्रेन की ओर, और ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व के थ्रू उसको आप स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को भेज देते हो। अब देखिए ये किस किस तरीके के आपके रिसेप्टर हैं। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर का मतलब होता है आई, जिससे आप चीज़ों को देखते हो। देखिए इन द आई टू डिटेक्ट लाइट, लाइट की वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, तो इस तरीके के स्पेशल डिटेक्टर को बोला जाता है, रिसेप्टर को बोला जाता है फोटो रिसेप्टर। दूसरा देखो फोनो रिसेप्टर का मतलब होता है ईयर, आपके कान। फोन के रिसेप्टर का मतलब होता है कि जो कोई भी चेंजेस एनवायरनमेंट में आया उसके कान आपने सुना और उसको सेंड किया। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का मतलब होता है आपका स्मेल डिटेक्ट करने वाला, दैट मीन्स नोज। ऑल्फैक्टरी होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब किसी भी चीज़ की स्मेल को आप डिटेक्ट करते हो तो वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए गैस्ट्रिक रिसेप्टर, तो गैस्ट्रिक रिसेप्टर में आपके आ जाते हैं टंग्स। ओके टंग्स ही है ना, हाँ टंग्स आ जाते हैं गैस्ट्रिक रिसेप्टर में, जिससे किसी भी फूड मटेरियल के टेस्ट को आप अनुभव करते हो। ओके नेक्स्ट आ जाता है आपको टेंगो रिसेप्टर, जिसकी मदद से आप लोग स्किन, जिससे कभी भी कोई आपको टच करता है तब आप तुरंत फील कर लेते हो कि समवन टच मी, ओके किसी ने मुझे टच किया। ओके बात करते हैं इफेक्टर की, सेंसरी नर्व की और मोटर नर्व की। इफेक्टर क्या है, आर द मसल्स एंड द ग्लैंड विच रिस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व। ओके देखिए इफेक्टर का मतलब होता है वो चीज़ें जिसमें आपके मसल्स शामिल रहेंगे और ग्लैंड शामिल रहेंगे जो कि किसी काम को रिस्पॉन्स करने में मदद करते हैं। ओके इंफॉर्मेशन जो कि आपके ब्रेन ने दिया है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, या स्पाइनल कॉर्ड ने जो काम दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए बच्चों मसल्स और ग्लैंड सिस्टम काम करते हैं, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं। आपके नर्व के 2 हिस्से हैं, एक होता है सेंसरी नर्व, दूसरा होता है मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व आपके पूरे बॉडी में फैले हुए हैं और मोटर नर्व भी फैले हुए हैं। तो सेंसरी नर्व सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है और मोटर नर्व उस काम को रिस्पॉन्स करने के लिए काम करता है। बात समझ में आई? ओके देखिए सेंसरी नर्व विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर हैं उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और ब्रेन को सेंड करता है या स्पाइनल कॉर्ड को सेंड करेगा। दूसरा क्या, मोटर नर्व जो है जो
नर्वस सिस्टम जितने भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था, ओके, विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन, और ये ब्रेन जो ऑर्डर जारी करता है कि किसी काम को कैसे संतुष्ट करना है, तो ओके, तो ब्रेन आपको काम देता है और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा दिए गए जो ऑर्डर है उसको मसल्स और ग्लैंड का मदद लेकर के ये काम को कंप्लीट करता है। तो मैंने खुजली वाला आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, सेंसरी नर्व ने उस खुजली वाले जो इंफॉर्मेशन है उसको स्पाइनल कॉर्ड को सेंड किया और दिमाग को सेंड किया। दिमाग ने ऑर्डर जारी किया किसको, मोटर नर्वस सिस्टम को। तो मोटर नर्वस सिस्टम में आपके हाथ आ जाएंगे और ये ऐसे जो हैं जिसके थ्रू आप उसको शांत कर सकते हो उस खुजली को, वो सारे मोटर नर्वस सिस्टम के ही हिस्से हैं। तो जाकर खुजली को शांत कर दिया। तो ये फर्क है किसमें, सेंसरी और मोटर नर्व में। आगे बात करेंगे। ये देख सकते हो ये पूरा जाल है बच्चों आपका, ओके, जो आपके बॉडी में फैला हुआ है जिसको कि आप लोग नर्वस सिस्टम बोलते हो। ओके, आगे बढ़ेंगे, ये और अच्छे से समझ सकते हो। तो इसको मैं नॉर्मली दो हिस्से में बता देता हूँ। आपका दिमाग से लेकर के ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है CNS। बात समझ में आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CNS? CNS इज नथिंग बट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके बाद ये वाले हिस्से से जितने भी ये निकले हुए हिस्से हैं चारों साइड, ये आपको कहला जाते हैं बच्चों PNS। PNS इज नथिंग बट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कौन कौन से हिस्से इसमें शामिल हैं। देखिए, यदि ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ABC के बेसिस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A की। A में क्या है, पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब कौन कौन से हिस्से हैं जो कि हम बात करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। बात करते हैं पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम की, दैट मीन्स आपके पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम में कौन कौन से हिस्से हैं जो इस किसी भी काम को अंजाम देते हैं। देखिए, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी मैंने बात कही, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों से मिलकर के बना होता है, जिसमें आपका CNS है और दूसरा आपका PNS है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आपके शामिल रहती हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका दिमाग शामिल रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड शामिल रहेगा। ओके, हो गया दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे क्या है आपका, इस क्रैनियल नर्व रहेगा, क्रैनियल नर्व शामिल रहता है। पेरिफेरल में आपका अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दो रहते हैं। देखिए, क्रैनियल नर्व जो आपके दिमाग से निकला रहेगा और दूसरा रहता है आपका अराइजिंग नर्व जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड से निकला रहता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड ये यहाँ रहता है, ये वाला हिस्सा दैट इज़ अ ब्रेन, और दोनों ही CNS के हिस्से हैं। और यहाँ से जो आपके क्रॉनियल है ये आपके ब्रेन से कनेक्ट रहता है, और दो आपका क्रॉनियल ना, यस, और दूसरा रहता है राइजिंग नर्व। तो राइजिंग नर्व आप कनेक्टेड रहता है किसके, पेरिफेरल नर्व, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से। आगे देखिए, ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और इसको आप समझ सकते हो। तो ये दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसपे आपका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। यहाँ भी देख सकते हो दैट इज आल्सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आगे बढ़िए। ये तो अभी हमने समझ लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपके सेंट्रल से जितने भी फैले हुए हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। आगे देखिए, नर्व और न्यूरॉन्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने क्लास 9th में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। ये एक तरीके का टिश्यू भी बनाता था, नर्व टिश्यू। ओके, तो उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। देखिए, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स जितना भी आपका नर्वस सिस्टम फैला हुआ है वह छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर के बनी हुई है, जिसको आप लोग न्यूरॉन्स बोलते हो बच्चों। तो इस वजह से जो न्यूरॉन्स है वह आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, आपका नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ सेल बॉडी, और इसके जो नर्वस सिस्टम उसके पास सेल बॉडी होता है, ये देख सकते हो सेल बॉडी, और इसको अपन लोग बोलते हैं साइटोन। ओके, और ये कंटेन करके रखता है न्यूक्लियस को, मतलब साइटोन के अंदर न्यूक्लियस रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एंड साइटोप्लाज्म भी रहता है। तो साइटोप्लाज्म आपको पता है 50 बार जिक्र किए हैं, एक तरीके का लिक्विड है जो सेल के अंदर पाया जाता है। इट हैज सेवरल ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। अब इस सेल बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चरल ब्रांचेस निकले रहते हैं जिसको आप लोग डेंड्राइट्स बोलते हो। ये है डेंड्राइट्स। ओके, इट हैज़ लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड द एक्सॉन। इसके पास में एक लॉन्ग नर्व फाइबर जिसको आप लोग एक्सॉन बोलते हो, ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट क्या है, विच इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द माइलिन सीथ। और यह जो है आपके ये प्रोटेक्टिव लेयर से कवर रहता है जिसको कि आप लोग माइलिन सीथ बोलते हो। ये है माइलिन सीथ से कनेक्ट है। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द सिनैप्स। और जो जंक्शन है, जंक्शन का मतलब होता है, देखिए एक नर्व का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दूसरे नर्व का जो आपका डेंड्राइट्स वाला हिस्सा है ये फर्स्ट नर्व के एंडिंग वाले हिस्से से जुड़े रहते हैं। तो ये जो गैप है
यहाँ पास जंक्शन है, इसी को अपन लोग बोलते हैं सिनॉप्स। क्या बोलते हैं? सिनॉप्स बोलते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैसेज पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल। अब जो मैसेज है, जैसे स्मेल का मैसेज है, टेस्ट का मैसेज है, सुनने का मैसेज है, ये सब केमिकल के तौर पर ट्रांसफर किए जाते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू। ओके, जिसको कि साइंस के लैंग्वेज पर नर्व इंपल्स बोला जाता है। ओके, तो जो डेंड्राइट्स वाले हिस्से रहते हैं, दैट मीन्स ये वाले हिस्से रहते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो केमिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास कर देते हैं थ्रू द एक्सॉन, थ्रू द टूवर्ड्स द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का दूसरा हिस्सा आपका दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ और यहाँ से जो न्यूरो बंडल के तौर पर केमिकल वाइब्रेशन के तौर पर इंफॉर्मेशन दूसरे नर्व को सेंड कर दिए जाते हैं और लगातार यह प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि इंफॉर्मेशन दिमाग में ना पहुंच जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ये देख सकते हो बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ओके, अभी हमने बात की, आगे ये और बड़ा स्ट्रक्चर है, ये भी है। अब देखो ये वाला हिस्सा मैं आपको जो बता रहा था कि जो सिग्नल डायरेक्शन है वो ऐसे से ऐसे जाता है और ये वाला हिस्सा यहाँ पास, इसको बोला जाता है सिनॉप्स, जो कि थोड़ा सा गैप रहता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच का, सिनॉप्स बोला जाता है। ओके, तो गैप जंक्शन भी पूछ सकता है, गैप भी पूछता है, तो अब हमेशा आप जवाब दोगे सिनॉप्स। ओके, आगे बढ़िए। ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके क्लास का। ओके, तो ब्रेन में किस किस तरीके के हिस्से रहते हैं और किस किस तरीके से पार्ट बात करने वाले हैं ब्रेन की, देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि आपका दिमाग किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, कौन से पार्ट पर कौन सा हिस्सा रहता है। देखिए, द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दैट मीन्स बोली जाए तो एक तरीके से ऑपरेटिंग रूम है, आपके पूरे बॉडी का ऑपरेटिंग रूम है। कौन? आपका दिमाग, आपका ब्रेन, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। ओके, इट इज द प्रोटेक्टिव बाय द क्रेनियल, और जो कि प्रोटेक्टिव रहता है क्रेनियल के द्वारा, जिसको आप लोग खोपड़ी बोलते हो। ओके, इट्स कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड द मीनिंग फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड द सेरेब। ओके, अब देखिए, ये जो आपका क्रेनियल वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से कवर रहता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको कि आप लोग माइनिंग फील्ड विथ आ फ्लूइड कॉल्ड द, एक माइनिंग फील्ड रहता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों? सेरेब्रो स्पाइनल बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे? ब्रेन को। किससे? स्ट्रोक से। जब कभी भी कहीं धक्का लग जाए दिमाग को तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम आपको कौन करता है? आपका सेरेब्रो स्पाइनल। ओके, सेरेब्रो स्पाइनल, ओके, ये काम करता है और ये क्रॉनियल का आउटर लेयर होता है। देखिए आगे, द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट, और ब्रेन के 3 पार्ट रहते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। 3 हिस्से हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तीनों के काम क्या है? देखिए, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम। ये फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा भी मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। फोर ब्रेन जो आपके सेरेब्रम से कंटेन करके रखता है, ऑल्फैक्टरी लोब से कंटेन करके रखता है, और ये थिंकिंग का काम भी करता है। दैट मीन्स आपको जो सामने वाला हिस्सा है वह सोचता है, किसी काम के लिए सोचता है, थिंकिंग करता है। ब्रेन का कंट्रोल करने के लिए काम आता है वॉलेंट्री एक्शन के लिए। वॉलेंट्री मतलब होता है सडनली होने वाले एक्शन को कंट्रोल करने का काम आपका फोर ब्रेन करता है। तीसरा क्या है? इट कंट्रोल टच, साथ में किसी ने टच किया उसको कंट्रोल करता है। स्मेल को कंट्रोल करने का काम करता है, सुनने को कंट्रोल करता है, टेस्ट को, साइड को, मेंटल एक्टिविटी को काम मतलब कंट्रोल करने का काम करता है, या देखता है, थिंकिंग को देखता है, लर्निंग को देखता है, मेमोरी को देखता है, इमोशन को देखता है। ये सारा चीज़ यदि कवर हो जाए तो अब आप लोग आ जाए मिड ब्रेन में। बिल्कुल, देखिए, मिड ब्रेन जो है कंट्रोल करके रखता है आपका एनवलेंट्री एक्शन को, होने वाले एक्शन को, और रिफ्लेक्स मूवमेंट को। रिफ्लेक्स मूवमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, चलो यही बता देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, दौड़ते दौड़ते सामने गड्ढा आ जाता, हमारे पैर तुरंत रुक जाते हैं। पहले अभी नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है कि जब तक इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ना पहुंच जाए तब तक हम नहीं रुकेंगे। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं बच्चों की इंफॉर्मेशन जाता तो है ब्रेन के टूवर्ड्स, बट स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाते हैं, जिसको कि आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। किसी आगे के ऊपर हाथ जाने से पहले जाता है, उसे झट से यहाँ पर लोग खींच लेते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है जैसे हेड का, नेक का, ओके, आइस का। ओके, तो ये सब काम जो है कंट्रोल करने का काम आपका मिड ब्रेन करता है। हिंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, देखिए, सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा। तीनों को देखिए। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लिगेटा। अब एक एक काम देखिए। सेरेब्रम और सेरेब्रम दोनों में अंतर है। सेरेब्रम
आपका फोर ब्रेन का हिस्सा है और सेरेब्रम आपका हिंड ब्रेन का हिस्सा है। ये कंट्रोल करता है बॉडी के मूवमेंट को, बैलेंस को और पोस्चर को। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से सेरेब्रम से कि भाई कौन सा ब्रेन का भाई कौन सा हिस्सा है जो कि आपके बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करके रखता है। ओके, तो दिमाग में रखना। पॉन्स का कंट्रोल क्या है? रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, हमारे दिल के धड़कन को, ब्लड प्रेशर को, हमारे ब्लड कितने तरीके से प्रेशर होंगे दैट मीन्स बीपी को कंट्रोल करके रखता है। स्वेलिंग को कंट्रोल करके रखता है। खांसी दैट मीन्स कफिंग को कंट्रोल करके रखता है। सिरिंज छींकने को कंट्रोल करके रखता है। वॉमिटिंग को कंट्रोल करने का काम आपका मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। ओके, आसानी से काम याद रखना कि सबसे ज्यादा काम तो फोर ब्रेन का ही है, देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा काम। दूसरा आपका हिंड ब्रेन का है और तीसरा आपका मिड ब्रेन का है। आगे बढ़ते हैं और इसके देखते हैं कौन कौन से हिस्सा थे। ये देख सकते हो दैट इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मिड। यहाँ आपका हिंड ब्रेन रहेगा और यहाँ आपका ये वाला हिस्सा रहेगा मिड ब्रेन का। दिखाई दे रहा है, अलग अलग हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। दिखाई दिए बच्चों? अच्छे से देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा डायग्राम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये और अच्छे से हिस्सा दिखाया गया है यहाँ। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरेब्रम और पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा ये हिंड ब्रेन का हिस्सा है। और सेरेब्रम और आपका फोर ब्रेन का हिस्सा आ जाएगा आपका ये वाला हिस्सा। फोर ब्रेन में कौन कौन से आते हैं? सेरेब्रम आता है आपका। ओके ओके, देख लेते हैं। सेरेब्रम आता है और ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं। ओके चलो ओके, बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन समझ में आया, स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एक्सटेंड थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब होता है ये वाला, ये आपका दिमाग से ब्रेन से स्टार्ट होता है और वर्टिब्रल कॉलम तक जाके जाता है। इट हैज़ 33 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व और साथ में करीब टोटल नंबर ऑफ द पेयर्स ऐसे रहते हैं आपके बैकबोन में। आपने देखा होगा, कभी जज किया होगा, बैकबोन में आपके ऐसे ऐसे रिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिनका नंबर कितना है? टोटल 31। ओके, इट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन और साथ में यह मैसेज को कैरी करने का काम करता है। इट आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन और साथ में ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करने का आपका काम करता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं वही रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैंने थोड़ा अभी आपसे जिक्र किया था। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर टू द स्टिमुलस। दैट मीन्स क्या है कि ओके, मैं बात कर रहा था रिफ्लेक्स एक्शन की। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन मतलब तुरंत होने वाला, अनकॉन्शियस मतलब बिना सोचे विचार किए वाला, इनवॉलेंटरी मतलब होता है बिल्कुल सडनली रिस्पॉन्स करना किसका? एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस का, उसी को अपन लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल, वी सडनली विथड्रॉ आउट हैंड इफ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स वही बात बोला कि जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने वाले रहते हैं, हमने सडनली हाथ को खींच लेना होता है और खींच लेते हैं। तो ये एक एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व इन द स्किन, जो हमारे नर्व हैं स्किन के, सॉरी नर्व इन द स्किन, स्किन के अंदर के जो नर्व हैं वह आपके रिसेप्टर होते हैं। डिटेक्ट दैट हीट, वह हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको पास कर देते हैं मैसेज को टूवर्ड्स द सेंस थ्रू द हेल्प ऑफ द सेंसरी नर्व टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ओर सेंड कर दिए। देन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व और तुरंत उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वह आपके मोटर नर्व के थ्रू तुरंत रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं थ्रू द मसल्स, जो कि आपका इफेक्टर होते हैं, और जो आपके हैंड है और आपके हैंड उस हिस्से को मसल्स जहाँ पे उस हिस्से को खींच लेते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन इस तरीके से कुछ काम करता है। तो देख सकते हो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपका ऐसा आया इंफॉर्मेशन, इस पर स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व को इंफॉर्मेशन सेंड की गई और यहाँ से ये निकाल लेता है हाथ को। ओके, दैट इज हिस्सा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और ये इस तरीके से आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें और अच्छे से देख सकते हो बच्चों। चलिए और आगे, ये तो और अच्छा डायग्राम है। ओके, आगे रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बता दिया। और ये दूसरा ये देख सकते हो रिफ्लेक्स आर्च। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्च? अरे यार ये सिंपल सा डायग्राम है। स्टिमुलस में रिसेप्टर पकड़ेंगे, रिसेप्टर सेंसरी मोटर को देंगे, स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, मोटर नर्व आएंगे, मोटर नर्व से आपके मसल्स काम करेंगे, ग्लैंड करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। ये तो सिंपल सा था।
ओके, रिफ्लेक्स आर्च, ये भी वही हिस्सा है, रिसेप्टर और इफेक्टर वाला। ओके, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट किस तरीके से काम करता है। ओके, तो पढ़ लें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को, चलो समझ लेते हैं, लास्ट है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को समझें। इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द केमिकल सब्सटेंट कॉल्ड द प्लांट हार्मोन एंड फाइटो हार्मोन्स। ओके, तो जो प्लांट है उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कंप्लीट किए जाते हैं प्लांट हार्मोन्स और फाइटो प्लांट हार्मोन्स के द्वारा। ओके, दीज आर द 5 मेन टाइप ऑफ द प्लांट हार्मोन, और जो प्लांट हार्मोन्स है उसके 5 अलग अलग प्रकार हैं, जिसको एक एक करके हम समझेंगे, जिसमें आपका शामिल है ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, एब्सकेसिस एसिड और एक होता है एथाइलिन। ओके, इनका क्या क्या काम है देख लीजिए। एक्सिन का काम है सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल के एलोंगेशन पे मदद करता है और सेल के ग्रोथ में मदद करता है, एक्सिन, ये एक तरीके का हार्मोन्स है। दूसरा जिब्रालिन किस में मदद करता है, ग्रोथ में काम करता है, किसके, स्टेम और ब्रांच के। नेक्स्ट देखिए साइटोकाइनिन का काम क्या है, यह हेल्प करता है डिवीजन में, फॉर्मेशन में फ्रूट का और सीड का। नेक्स्ट क्या है, एब्सिकिक एसिड का क्या है, इनहेबिट करता है ग्रोथ को, इफेक्ट करता है वाइटिंग ऑफ द लीफ को। एथिलीन क्या है, हेल्प करता है फ्लावरिंग में और राइपिंग ऑफ द फ्रूट में, मतलब फ्लावरिंग में हेल्प करता है आपका एथिलीन, और साथ में जो फ्रूट है उसको पकाने के लिए भी यूज करते होते हैं। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट को पकाने के लिए जो आर्टिफिशियल टेक्निक यूज़ की जाती है तो उसमें आपका एथाइलिन हार्मोन्स लिए जाते हैं मार्केट से, किसी भी कच्चे आम को पकाने के लिए, पके आम को पकाने के लिए। आगे देखिए मूवमेंट इन द प्लांट, किस तरीके से मूव होते हैं प्लांट। ओके, इसको भी देखेंगे। देखिए मूवमेंट ऑफ द प्लांट आर 2 मेन टाइप, जो यदि हम बात करें तो मूवमेंट ऑफ द प्लांट की तो इसको 2 तरीके हैं बच्चों, ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में कौन कौन आते हैं, आर डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। दैट मीन्स ट्रॉपिक मूवमेंट में ऐसा मूवमेंट होता है जिसका जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वह स्टिमुलस से थोड़ा दूर होता है, स्टिमुलस एंड डिपेंड ऑन ग्रोथ, और किसके पर डिपेंड करता है, ग्रोथ पर। दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक फोटोपिज्म, और ट्रॉपिक मूवमेंट है उसके अंदर कई मूवमेंट आते हैं आपके, फोटोट्रोपिज्म आता है, जियोट्रोपिज्म आता है, कैमेटोट्रोपिज्म आता है और हाइड्रोट्रोपिज्म आता है। अब एक एक करके इसको समझ लीजिए। फोटोट्रोपिज्म मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, मतलब आपने देखा होगा ऐसे प्लांटों को अपन लोग इसमें डोर के पास में रख देते हैं, बाहर लाइट है, उसकी वजह से वो लाइट के टुवर्ड्स क्या होने लगते हैं, होने लगते हैं, अपने आप को मूव करने लगते हैं, जिसको अपन लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म में क्या है, जमीन के टुवर्ड्स द अर्थ और टुवर्ड द अपोजिट ऑफ द अर्थ। ओके, देखिए ऐसा मोमेंट जो कि प्लांट का रिस्पॉन्स करते हैं ग्रेविटी को। ओके, वही बोला मैंने, टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो सकता है जिसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोला जाता है, और डाउन टुवर्ड्स ग्रोथ भी हो सकता है जैसे कि रूट, और इसको आप लोग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी बोलते हो। कैमियोट्रोपिज्म क्या है, इसमें जो प्लांट है रिस्पॉन्स करते हैं केमिकल स्टिमुलस के तौर पर, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल के और पोलन ट्यूब का ग्रोथ होना, ये आपका केमिकल मूवमेंट का एग्जांपल है। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है यदि प्लांट है उसका किसी हिस्सा वाटर बॉडी की ओर मूव हो रहा है तो उसको अपन लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। आगे बढ़ेंगे, ये देख सकते हो फोटोट्रोपिज्म, ये आपका गमला है, और गमले में जैसे ही गमला है और इसमें देखिए जैसे ही इसका प्लांट आया, ये जिधर लाइट है उधर की ओर अपने आप को मूव करने लगता है, जिसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म में देखिए एक होगा पॉजिटिव, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। पॉजिटिव में जो इसका है ग्रोथ है रूट का, ये है। नेगेटिव में आपका नेगेटिव ट्रोपिज्म में आपको ग्रोथ ऑफ द स्टेम और ब्रांचेस आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए जियोट्रोपिज्म में आपका आ जाएगा क्या बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रान। ओके, पोलन ग्रान का पोलन ग्रान का ओव्यूल्स की ओर मूवमेंट ही आपका क्या कहलाता है, आपका कैमियोट्रोपिज्म कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए दैट इज द नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में आपका कहा जाता है वो टच मी नॉट प्लांट, जैसे ही अपन लोग उसको टच करते हैं दैट मीन्स छुई मुई को, तो वह रिस्पॉन्स करता है और अपने लीफ है उसको फोल्ड कर लेता है। देखिए are the non-directional movement which are the neither towards the away from the stimulus and does not depend on the growth। यह डिपेंड ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा स्टिमुलस से दूर नहीं होता और ग्रोथ के ऊपर कोई इसका लेना देना नहीं है। जब कभी भी अपन लोग छुई मुई के प्लांट को टच करते हैं तो उसके जो लीफ होते हैं वह फोल्ड हो जाते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेटिव मूवमेंट का। आगे देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग, ये आपका लास्ट मेरे ख्याल से। ओके, इस 2 ही स्लाइड है तो पढ़ लेते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो हेल्प द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब इंसानों में हार्मोन्स का सिक्रेशन में कौन कौन से हिस्से पार्टिसिपेशन लेते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स
सिक्रेट होते हैं, इसी को अपन लोग पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में बच्चों। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड भी हेल्प लेते हैं, मैंने फर्स्ट में बात बताई थी। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंट, ये केमिकल सब्सटेंट को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कंट्रोल बॉडी के वेरियस एक्टिविटी में कंट्रोल किया जा सके। एंडोक्राइन ग्लैंड में आपका आ जाता है पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड, ओके, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी, ये सारे शामिल रहते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बाय द एंड, इनमें काम एग्जाम्पल क्या है उनके, देखिए व्हेन वी आर द फाइटिंग, जब कभी अपन लोग किसी से फाइटिंग करते हैं गुस्से में आकर के, तो जो एड्रिनल ग्लैंड रहता है जो किडनी के ऊपर रहता है, वह क्या करता है बच्चों, एड्रेनलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, विच इज सेंड थ्रू द ब्लड, जो कि ब्लड के थ्रू सेंड कर दिया जाता है दिमाग हार्ट को, और रिब मसल्स एंड डायफ्राम, दिस इंक्रीज ब्रीथिंग, और इसी वजह से बहुत बढ़िया एड्रिनल ग्लैंड रिलीज होता है, हार्ट की ओर सेंड करता है एड्रेनलिन हार्मोन्स को, और ये जो है ट्रिगर आउट कर देता है किसको, रिब को और डायफ्राम को, ताकि जो आपको ब्रीथिंग रेट है वह लगातार बढ़ने लगती है। ओके, दिस इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड सप्लाई मोर ऑक्सीजन, और इस ब्रीथिंग रेट बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। मसल्स को प्रिपेयर करने के लिए बॉडी मसल्स प्रिपेयर द बॉडी एदर रन अवे एंड फाइट विद द एनिमी, और साथ में आप अपने दुश्मन से दूर भाग सकते हो या अपने दुश्मन से लड़ सकते हो, दोनों में ये मददगार होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन आपके थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में किसी तरीके से कमी आई या थायरॉक्सिन हार्मोन्स में किस तरीके से नुकसान हुआ, तो आयोडीन की कमी हुई, तो ऐसे केसेस पर आपका गला सूज जाता है जिसको आप लोग गोइटर बोलते हो। ओके, तो यही है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैट एंड द हेल्प टू प्रॉपर ग्रोथ, इट डाइट इज डिफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इज कॉज द गोइटर। ओके, इसके बारे में देखेंगे। तीसरा एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड का देख सकते हो, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है, और इसके ज़्यादा रिलीज होने की वजह से कोई व्यक्ति बहुत लंबे हो जाते हैं, और इसके कम रिलीज होने की वजह से, ग्रोथ हार्मोन्स के कम रिलीज होने की वजह से कुछ लोग बौने रह जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पैंक्रियाज है आपका इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन करने की वजह से आपका डायबिटीज़, इंसुलिन का कम सिक्रेशन की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, और इसी वजह से सफिशिएंट और बैलेंस मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन हो। ओके, और ऐसे पेशेंट जिनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है और डायबिटीज़ के पेशेंट, तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी बाहर से दिया जाता है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल ओवरी, तो ओवरी में आपका रिलीज होता है टेस्टिस, इंसानों की बात करूं, मेल की बात करूं, तो टेस्टिस में टेस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके जो आपने यंगस्टर को देखते होंगे, टीनेजर्स को देखते होंगे, एडल्ट्स में जो हैं उनके दाढ़ी मूंछों का आना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट, इंट्रैक्शन टुवर्ड्स द अदर कैटेगरी दैट मीन्स फीमेल, तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं वो आपके टेस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ओके, दूसरा देखिए, ओवरी जो है एक तरीके का एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सिक्रेशन करता है ओवरी से, ये फीमेल के केस में, और ऐसे केसेस में आपके फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ओके, पेल्विक डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी जो आपके करेक्टर हैं उनके डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाने लगते हैं, और इनमें भी इंटरेस्ट बढ़ता है टुवर्ड्स द मेल कैंडिडेट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी बच्चों। ओके, दो डायग्राम देखते हैं जिसमें ये सारा ग्लैंड कहाँ से रिलीज होते हैं इसके बारे में है, देख सकते हैं। ये हाइपोथैलेमस, प्यूनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओके, थाइमस, ये देन दैट इज क्या दिया हुआ है, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, पैंक्रियाज, ओवरी, इसके बाद क्या है, ये टेस्ट, ये फीमेल के केस में है ना, फीमेल केस में दैट मीन्स ओवरी, और यहाँ आपका जो बाकी की चीज़ें हैं वो दिखाई दी गई है। इसमें देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, ओव्यूल्स और टेस्टिस। इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें आपको बताया हूँ अभी पहले वाले स्लाइड में। ओके, लास्ट है, इसमें देख सकते हो आप लोग पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड और पेंक्रियाज और ओवरी, टेस्टिस। तो ये इन केसेस पर थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम टू सेम है। ओवरी से आपका रिलीज होता है आपका ऑस्ट्रोजन, और टेस्टिस से आपका रिलीज होता है टेस्ट्रोजन, और इसी वजह से इनके सेकेंडरी कैरेक्टर टोटली अलग है बच्चों। ओके, बाकी चीज़ें सब में कॉमन है, दोनों में कॉमन तरीके से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आपको चैप्टर नंबर 7 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।